उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। शैला रशीद केस में उनके पिता अब्दुल रशीद शौरा ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप 3 करोड़ रुपए ऐसे लोगों से लेने के जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, गंभीर आरोप कि शैला रशीद खुद देश विरोधी राजनीति में शामिल है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। और शैला रशीद से उनको जान का खतरा है, जिसके लिए डीजीपी को लेटर लिखा था शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने। जाहिर है इसके बाद बात मीडिया में आई तो जो शैला रशीद है उसने भी पलटवार किया है। शैला रशीद ने कुछ ट्वीट किए हैं, जिस ट्वीट में शैला रशीद ने आरोप लगाया कि दरअसल उनके पिता, उनके बायोलॉजिकल फादर एक अब्यूजिव और वायलेंट फादर रहे हैं। उन्होंने सालों से उनकी मां, उनकी बड़ी बहन और शैला रशीद के साथ मारपीट, गाली गलौज वो करते रहे हैं। लिहाजा जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, मामला कोर्ट में पहुंचा, तो उसके बदले में अब्दुल रशीद शौरा ने इस तरह की बयानबाजी शुरू की है। यह आरोप शैला रशीद का है। अपने ट्वीट्स में शैला रशीद ने एक 2005 का चांदपुरा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का लेटर भी चस्पा किया है, जिसमें इंतजामिया कमेटी कह रही है कि दरअसल अब्दुल रशीद अपने परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं, इसलिए वो इंतजामिया कमेटी में बातचीत के लिए आए। ये उन्होंने सबूत के तौर पर शैला रशीद ने दिया है। साथ साथ उनका कहना है कि वो उन्होंने केट जो मामला है वो कोर्ट में लेकर गए थे। कोर्ट ने उनको, उनके पिता को घर में ना घुसने का आदेश जारी किया है, जिसके जरिए अब गुस्से में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इन दोनों ही आरोपों को लेकर हमने अब्दुल रशीद शौरा से बात की फोन पर। आप सुनिए उनका क्या कहना है। अब्दुल रशीद जी, जो शैला रशीद ने कुछ ट्वीट किए हैं, उनका कहना है कि आप अब्यूजिव और वायलेंट फादर रहे हैं और इसकी आप कोर्ट का ऑर्डर है कि आप घर पे नहीं घुस सकते। तो उसके जवाब में आपने इस तरह के आरोप लगाए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं 3 बजे प्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैंने वो कोर्ट की कॉपी मंगवाई है, जो कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया है, मुझे रेस्टोर किया है घर में। इनकी जो बेसलेस एलिगेशंस है जी, डोमेस्टिक वायलेंस की, उसको कोर्ट ने सेट असाइड किया और मुझे रेस्टोर कर दिया अपने घर में। और साथ में एक एडिशनल ऑर्डर भी उसमें है कि मुझे डिमार्केशन के साथ घर में रेस्टोर किया हुआ है कि मैं ग्राउंड फ्लोर में रहूं। ठीक है जी। उस ऑर्डर की कॉपी जो मुझे सेकंड एडिशनल जज ने दे दी है, उस ऑर्डर को मैंने मंगवाया है और उस ऑर्डर की कॉपी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ प्रेस में। आप वो पढ़ लीजिए जी, और इसकी जो वन साइडेड स्टोरी है वो अपने आप खुल जाएगी। जी। एक और सर, जो अब्यूजिव, क्या इस तरह के जो उन्होंने सवाल कि आप 2005 से ही उन्होंने एक लेटर भी इंतजामिया कमेटी का भेजा है, उस पर क्या कहना है? क्या पहले से इस तरह की? जी, नहीं, ये जो मोहल्ले के 2-4 लोग हैं, इन्होंने मेरे घर की शांति भंग कर दी है। ये एक दूसरा इशू है। मैं उस मस्जिद की इंतजामिया कमेटी होती है ना, जो चलाती है मस्जिद को, जी, उसकी फाउंडेशन से लेके मस्जिद बनने तक मैं ट्रेजरर था उस कमेटी का। ठीक है जी। एक्चुअली मेरे लिए ऑफर थी प्रेसिडेंट बनने की जी। मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा कुछ अच्छे लोग हैं जो रह सकते हैं, मतलब बुजुर्ग थे वो मुझसे। मैंने उनको कहा कि आप रहिए, मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। जी। उसके बाद उस कमेटी को डिसॉल्व किया गया जी। और जो नई पार्टी आ गई, वहाँ नई कमेटी आ गई, उनके साथ हमारे डिफरेंसेस रहे। उसी का फायदा मेरे फैमिली मेंबर्स ने उठाया है, उनसे ये लिख के लेते हैं ये चिट्ठियां वगैरह, समझ गए आप? जी जी जी। तो उनके खिलाफ ये जो 2-4 लोग हैं, इनके खिलाफ मैं घर की शांति भंग करने का केस डालूंगा, कॉन्स्पिरेसी का केस डाल दूंगा। इन्होंने मेरे घर को तबाह कर दिया है, जब मैं पहुंचूंगा इनके ऊपर केस करूंगा। जी ठीक है। ये मेरा इशू अभी नहीं है, मेरा इशू है जो मैंने सबके सामने रख दिया है जी। वो है इन्वेस्टिगेशन वाला मैटर जी। तो मेरे लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि मैं सीधी तरह से आपको प्रेस वालों को उसकी कॉपी दे दूंगा जिस ऑर्डर में कोर्ट ने मुझे रेस्टोर किया है। ठीक है जी। जी। ये आधी स्टोरी आपको बता रही है कि कोर्ट ने इसको चार्जशीट किया, वो किया, ये किया, कोर्ट ने मुझे बरी भी किया है जी। यानी उनका जो उन्होंने जो कोर्ट की कॉपी है जिसमें उन्होंने आपको घर जाने से मना किया, उसके बाद भी कोई ऑर्डर आया है जिसको छुपा रहे हैं?
वही ऑर्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी तो मैंने घर से मंगवाया है वो ऑर्डर, मैं भूल गया था। मैं 3 बजे उसकी कॉपियां दे रहा हूँ सबको, प्रेस वालों जी को। जी जी वो जरा उसको दिखा दीजिएगा, उसके जी बाद जी जी कह दीजिएगा कि कोर्ट ने इसको रेस्टोर किया था। जी जी ठीक है जी, जी, धन्यवाद। ओके। साफ है, अब्दुल रशीद शोरा का कहना है कि जो मामला है 2005 का इंतजामिया कमेटी मस्जिद का, वो दरअसल दूसरी कहानी है। वो एक राजनीतिक मसला है जिसमें अब वो कूद कर कहीं ना कहीं वो उनकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए अब वो शैला रशीद का साथ दे रहे हैं। इस तरह का लेटर उन्होंने जारी किया है। उन पर केस करने की, कार्रवाई करने की धमकी अब्दुल रशीद शोरा यहां पर दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर की बात शैला रशीद ने की है, उसके बाद भी एक कोर्ट ऑर्डर आया है जिसमें कोर्ट ने अब्दुल रशीद को उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहने की परमिशन दी है, लेकिन उसका जिक्र शैला रशीद ने नहीं किया। जाहिर है शैला रशीद अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है और इस पूरे मामले को डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि जो नाम अब्दुल रशीद ने लिया है ज़हूर वताली का, वो बेहद गंभीर नाम है। टेरर फंडिंग में उनका नाम पहले से है, एनआईए पहले से जांच कर रही है। वो तिहाड़ जेल में बंद है, कई केस टेरर फंडिंग के उन पर चल रहे हैं। अगर उसका नाम सामने आता है तो एनआईए को अपनी जांच का दायरा शैला रशीद तक बढ़ाने की जरूरत है और शैला रशीद को भी कुछ जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जो सीक्वेंस उसके पिता ने जाहिर किया है मीडिया के सामने, उस सीक्वेंस पर कि कब कैसे उसने पैसे लिए, कैसे वो राजनीति में आए, कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इस पर शैला रशीद ने कोई बयान नहीं दिया, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस पूरे मामले को डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि जब ये मीडिया में बात सामने आई थी, उसके पिता के जो आरोप आए थे, तब पूरा जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है वो पूरी तरह से चुप थी। लेकिन जैसे ही शैला ने कुछ ट्वीट्स किए, उसके समर्थन में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और इस मामले को पूरे तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश जारी है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमने अब्दुल रशीद से की थी, इन पूरे आरोप को सुनने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चला कि दरअसल मामला क्या है। जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद शोरा है। मैं शैला रशीद का डैडी हूँ। मैंने आज जम्मू में डीजी साहब के सामने अपनी प्रॉब्लम रख दी और प्रेस के सामने भी मैं आ गया, ये कहने के लिए कि 2017 में जब मेरी बेटी शैला कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई तो मेरी चिंताएं वहीं से शुरू हो गई, जब इसने अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में एक एंट्री ले ली। तब तक मेरे दिल में ये ख्याल था कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहेगी और यहाँ का आने का कोई उसका इरादा नहीं है। तो अचानक आ जाने से मेरी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई और जून 2017 में मुझे फिरोज़ वटाली और रशीद इंजीनियर ने वटाली साहब के घर बुलाया, ये कहने के लिए कि शाह फैसल और शैला रशीद हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रही, जबकि मुझे मालूम भी नहीं था तब तक ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो बाद में पता चला, कुछ दिनों के बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ज्वाइन की। हालांकि उनसे एक बड़ी भूल चूक भी हो गई, उन्होंने मुझे 3 करोड़ रुपये ऑफ़र भी कर दिए थे इस काम के लिए। मैंने उनको लेने से मना इसलिए किया क्योंकि इसको 7-8 दिन के बाद शैला को कश्मीर आना था। मैंने इनको कहा कि पहले मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। बात करने के बाद मुझे पता चला कि उसने उनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है और वो दोनों जल्द एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और उन्होंने एक जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से एक पार्टी फ्लोट की, जिसकी इनॉग्रल सेरेमनी में मैं भी खुद गया था और ये देखने के लिए कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पीछे क्या है। तो बाद में अपनी तरफ से जब मैंने जांच करना शुरू कर दिया, मुझे पता चला कि ये फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक जीता जागता सबूत ये है कि फिरोज़ वटाली और ज़हूर वटाली और फिरोज़ पीरज़ादा और रशीद इंजीनियर इसके कॉन्स्पिरेटर हैं। उनमें से 2 पहले ही एनआईए की कस्टडी में है और इस मैटर के अंडर कस्टडी में है कि वो टेरर फंडिंग करा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लाख समझाया कि मत पड़ो इस झमेले में, क्योंकि यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये कश्मीर पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे कैरियर को सूट नहीं करता है। तो उसने ज़रा भर मेरी बात का ख्याल नहीं किया और धीरे धीरे हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई और एक मोड़ ऐसा आ गया कि हम लड़ाई झगड़े में भी तब्दील हो गए।
तो मेरा भी फर्म डिटर्मिनेशन था इसको यहाँ के पॉलिटिक्स से किसी भी तरह से दूर किया जाए। हालांकि बीच में एक ऐसा एपिसोड हो गया था जब शाह फैसल ने पार्टी से रिज़ाइन किया था जब वो डिटेंशन से बाहर आ गए। तो ये एक अच्छा मौका था इसको रिज़ाइन करने का जैसे उसने किया था, लेकिन मेरे को लगता है कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स से अब निकलने वाली नहीं है। और मेरी चिंताएं इसलिए बढ़ गई है कि इसमें ज़रूर इस पार्टी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, एक्टिविटी है जो इलीगल है और अनलॉफुल एक्टिविटी है, जिसके लिए मैंने आज डीजी साहब को भी रिक्वेस्ट की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, थॉरो इन्वेस्टिगेशन। और एनआईए को भी मैंने कहा कि उनको भी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करे इस मैटर की और देखे कि क्या असल मामला है।